अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, असजद हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर हाजिर हुए हैं वो एक इंतहाई अहम मौजू है। वो मौजू कोई नया नहीं, या बहुत पुराना मौजू है। पाकिस्तान में लाहौर में एक जवेद इकबाल नाम का मुलजिम था, जिसको सरेआम फांसी की सज़ाएँ तक लोगों ने मुतालबे किए। वो मुतालबे कुछ इस थे कि उसने 100 बच्चों के साथ ज़्यादती करके उनको उनकी लाश को मसमार तक कर दिया बच्चों को। उसके बाद ख़ुद ही उसने गिरफ़्तारी दी। ये वाक़या लाहौर में किला लक्ष्मण सिंह का वाक़या है। जब हम लोग उस तरफ गए हैं उस इलाके में, तो हमने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी इस वाक़ये के बाद हमारी यहाँ के मुकामी लोगों में हिम्मत नहीं थी कि इस गली के में भी जा सके। काफ़ी खौफ और राज था, हम लोग तो काफ़ी अरसे तक इस गली में नहीं जा सके। ये वाक़या पेश आने की वजह क्या थी, इस हवाले से आज हम अपने माहिर कानून सैयद असद ज़फ़र नकवी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने हमें टाइम दिया है। तो असद भाई, क्या आप इन राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो अवाम अभी तक नहीं जान सकी, कि इतना एक अहम मौजू जिसके ऊपर पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, लोगों ने व्लॉग्स लिखे हैं, इस पर बनाए हैं, वीडियोज़ बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, इस पर काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं। तो इस केस की असल बुनियादी वजह क्या थी कि इसने 100 का ही हिंसा किया और उसके बाद अपनी गिरफ़्तारी भी खुद ही दी? इंतहाई अहम सवाल आपका ये है, क्योंकि अगर आप जितनी भी यूट्यूब पे जितनी भी जगह पे अगर आप इसकी वीडियोस वगैरह देखें, तो वहाँ उन्होंने लोगों ने इसका तारुफ करवाया, तस्वीरें दिखाई है, उस हवाले से बताया भी है कि ये इस तरह टुकड़े करता था, कत्ल करता था, और जो बच्चे थे उनको तेज़ाब में फेंक देता था, और उन लोहे की जंजीर से बहरहाल उसने 100 बच्चों को मारा। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों है, ये आज तक जो है वो किसी भी यूट्यूबर ने या बहुत से जिन लोगों के भी इंटरव्यूज़ वगैरह जो है, न्यूज़ एडिटर्स वगैरह या हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, अभी तक उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पहली बार आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बात बयान की जाएगी कि वो कौन से महर्रकात थे कि एक बंदे ने 100 कत्ल किए, और ये 100 का हिंसा पूरा होते साथ उसने खुद क्यों गिरफ्तारी दी। सबसे पहले एक यूट्यूब के ऊपर एक चीज़ आती है कि उसके साथ माजी में ऐसा होता था, कि माजी में उसके साथ ऐसा किया जाता था। ये बेसिकली मैंने भी ना विकीपीडिया वगैरह में पढ़ा हुआ है। उसके अलावा जो यहाँ पे मुकामी लोग थे ना, जो उस वक्त के थे, वो भी कहते हैं कि इसके साथ ऐसा शायद हुआ था। इस वजह से ये थोड़ा ना मेंटली तौर पे, कोई भी इसे सलाम दुआ भी नहीं था रखता ही, कि मेंटली तौर पे थोड़ा सा अलग अलग ही रहता था। देखिए, इस तरह नहीं कि मेंटली तौर पर जो है ये थोड़ा ज़रा, बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये थोड़ा हिला हुआ था, लेकिन ये नहीं किसी को सलाम दुआ नहीं रखता था। सलाम दुआ इसके साथ जो है सलाम दुआ इसके साथ थी, और अगर ना रखता तो फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो पुलिस को या इदारे को उसके बारे में बताता। असल में सीरियल किलर वो होता है जो हमारे आसपास बैठता है, खाता है, पीता है, मगर जो उसके अंदर एक हमारे लॉ में एक चीज़ आती है मेंजरिया, यानी गिल्टी इंटेंशन उसके अंदर मौजूद होती है, जो कि वो बज़ाहिर नहीं लेकिन उसके एक्ट से हम देखते हैं। तो उसमें एक अहम चीज़ है जो मैं बताना या चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। जवेद इकबाल जब 100 का आंकड़ा उसने पूरा किया, खैर वो एक जंग अखबार न्यूज़ एडिटर के सामने गया, उसने बताया, और वहाँ उसने इस इंटरव्यू में बताया कि जब मेरी उम्र 17 साल की थी, तो मुझ पर मेरे हमसाये ने मुझ पर बच्चे से बदफेली का मुझ पर इल्ज़ाम लगवाया। उसने कहा कि मैंने ये काम नहीं किया था। उसने कहा मुझ पर बदफेली का इल्ज़ाम लगा, मैं जेल गया, पुलिस मुझे मारती थी, टॉर्चर करती थी, और मैं यही कहता था मैंने नहीं किया। बहरहाल तौर पर गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ा, जेल में डाला, उससे सज़ा होगी। उसकी माँ डेली तो नहीं, लेकिन जब भी मुलाकात का टाइम होता था उसकी वालदा आती थी और जेल में उससे मुलाकात करती थी और रोती थी। ये सिलसिला 2 साल तक रहा। हर हफ्ते उसकी वालदा आती थी और उससे मुलाकात करती थी और रोती थी, यहाँ तक कि इसके जितने भी फैमिली मेम्बर थे उन्होंने इसका बाइकआउट किया, मोहल्ले वालों ने इसका बाइकआउट किया। ये एक बिजनेसमैन का बेटा भी था। मैंने तो इसके बारे में सुना कि खुद भी बिजनेस करता था एफएससी के बाद। ये आपके हमसाये में दयाल सिंह कॉलेज से इसने एफएससी की सुना की हुई थी। जी बिल्कुल। और कैसे ये यहाँ तक आया कि जब इसको मुकम्मल तौर पर, जब इस पर एक झूठा एलिगेशन इसके ऊपर लगाया गया, इसको मारा गया, फिर 2 साल तक
जब 2 साल बाद इसको जेल में किसी ने जो है इन्फॉर्म किया, इसे पता चलता भी तुम्हारी वालदा वफ़ात पा चुकी हैं, इस रॉन्ग एलिगेशन में या इस चीज़ के सदमे से, इस चीज़ या इस इल्ज़ाम के सदमे से आपकी यानी इसकी वालदा जो थी वफ़ात पा चुकी थी, और इसने जेल में कहा था अगर मेरी माँ जो है, एक काम मैंने नहीं किया लेकिन मेरी माँ वफ़ात पा चुकी है, अब इसका बदला ये हुआ कि मैं पाकिस्तान की 100 माँओं को रुलाऊंगा, तो ये मेरी माँ का जो है इंतकाम होगा, इसलिए 100 कत्ल करके उसने अपनी गिरफ्तारी दी। अब देखिए वो पकड़ा नहीं गया ना, वो पकड़ा गया, और 100 होने के बाद वो फातेहाना तौर पर पुलिस के पास जा रहा है। और उस चीज़ पर अगर आप उसकी तस्वीर देखेंगे, खैर इन्फॉर्मेशन तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी वो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, और उल्टा एक चीज़ पे फ़ख्र है कि मैंने इस चीज़ को पूरा किया। तो ये भी कहा जाता है जिसको सरेआम फांसी दी गई थी, क्योंकि लोगों का मुतालबा था इसको मुनारे पाकिस्तान से 100 दफ़ा फेंका जाए। वो सुनने में जो आम लोग कहते हैं वो ये भी कहते हैं जी शायद पूरी भी हुई थी इस तरह की सज़ा। तो इस हवाले से ज़रा लोगों की गलत फहमियाँ या जो सही हैं ज़रा इसको तो सही कर दे ज़रा इसकी। जी बिल्कुल, इस चीज़ को मैंने मुकम्मल तौर पर इसको ऑब्ज़र्व भी किया, इसके आर्टिकल्स वगैरह को देखे, और हत्ता कि वो अपना जज साहिब जिन्होंने बाकायदा तौर पर क्योंकि हमारा क्योंकि अदालतों से काम है, और बाकायदा सीनियर वकला से हमने इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले को खुद किया, इस चीज़ को मुकम्मल पढ़ा भी है। और अल्लाह बख्श जज साहब थे, गालबन जज साहब थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इसको तकरीबन 100 से ऊपर साल की जो थी सज़ा दी थी। पहला तो आपका सवाल ये है कि इसको इतने सरेआम फांसी दी गई या मीनार पाकिस्तान से इसको गिराया गया, नहीं, ऐसे नहीं हुआ। जब सज़ा दी गई, जब जज साहब के सामने आया तो उन्होंने सेंटिमेंटल होकर, जज्बाती होकर कहा इसको गालबन 150 साल की इसकी यानी इसको कैद बामुशक्कत होगी, फिर उसको 100 बार फांसी होगी, फिर इसके 100 टुकड़े किए जाएंगे, फिर इसको वो टुकड़ों को तेज़ाब में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ये हरकत बच्चों के साथ करता तो उनका मकसद ये था कि वैसे ही हरकत इसके साथ हो, मगर क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल तौर पर इन्फोर्स होना अपना इम्पॉसिबल था, फिर इसकी फांसी का दिन रखा गया। लेकिन उससे पहले जो है इसने और इसके साथ 2 इसके सहूलतकार थे, उन तीनों ने खुदकुशी कर ली। अच्छा, इनके ना सहूलतकार में चूँकि मैंने जो पढ़ा वो 3 थे, तो एक जो बच्चा था वो नाबालिग था, वो 18 साल से छोटा था, तो उसको भी सज़ाए मौत दी गई, क्योंकि जो इनकी वारदात था, तरीका वारदात था कि ये बच्चों की गेम्स वगैरह बनाई हुई थी, या जो बच्चे अक्सर घरों से भागे थे उनके साथ ही बदफेली करते थे। तो ये जो 3 बंदे इसके साथ मिले थे वो भी ही ऐसे ही थे, यानी कि उनके साथ पहले इसने बदफेली की, फिर उसको अपने गैंग में शामिल कर लिया। लेकिन जो मेरा मेन सवाल है वो ये कि जो वो नाबालिग बच्चा था उसको भी सज़ाए मौत दी गई थी, और क्या कानून में ऐसा है? देखिए, आपका सबसे पहले है नाबालिग के ऊपर सारे मामला जुवेनाइल कोर्ट डील करता है, और उसके बारे में एक अलग से एक लॉ है, तो उस हवाले से उसको सिर्फ कैद ही थी, सज़ाए मौत नहीं उसको दी गई। जो सहूलतकार थे, जो कि इस वक्त अब यानी कि 18 को उन्होंने अभी तक हिंसा पूरा नहीं किया हुआ था, और उस वक्त इनको इकट्ठे रखा गया था। 2 थ्योरीज आती हैं, एक तो आती है इन्होंने इकट्ठे ही जो है वो ख़ुदकुशी कर ली, जो कि मुझे एक डाउटफुल लगता है, क्योंकि जेल के जो मामला था वो इतने सख्त होते हैं कि किस तरह तीनों ने जो है ये ख़ुदकुशी कर ली। कि ये भी हो सकता है कि इसने कोई नशावर चीज़ जो है, क्योंकि इसके जिस्म के ऊपर ना यहाँ नशे से जो थी ना, नशावर यानी कि नशे की गोलियाँ थी, क्योंकि उसे पता जो मैंने काम किया, इससे था कि मैं इतना तशद्दुद नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, लिहाजा मैं की गोली वगैरह खा के अपनी जान दे दूँगा। तो इसलिए जो है ये भी एक थ्योरी पेश की जाती है कि इसको इसको किसी ने खाना वगैरह भेजा, तो उसने शायद कोई मेडिसिन वगैरह इससे दी है। तो कोई वकील हायर किया था उसने? देखिए, मैं जहाँ तक मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक मैंने बात करनी है कि उसने वकील हायर नहीं किया था, फैमिली वाले उससे पहले कतई ताल्लुक़ थे, और वो एक रेप्यूटेड बिज़नेस फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। और दूसरी बात है कि क्यों नहीं किया, अगर किया होता तो ज़ाहिर सी बात है वो इकबाल जुर्म जो है वो ना करता, और उसकी सज़ा के हवाले से जो है वो वीडियो भी अगर आप यूट्यूब पे देखें तो आपको मिल जाएंगी, उस पर भी उसने बड़ा जज साहब को वहाँ जाके, जज साहब अल्लाह बख्श थे मरहूम, उनको उन्होंने सलाम भी कर रहा है, और यानी उसके चेहरे के ऊपर एक
मुस्कुराहट है जो कि हमारे एक मुआशरे के ऊपर एक थप्पड़ है। भी वो पेशियों में पेश होता था, वो यही कहता था कि जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं मैंने उसका बदला लिया। यानी कि वो बेसिकली वो एक बागी इंसान बन चुका था, वो सिर्फ अपना बदला ले रहा था। जी बिल्कुल। आपके कहने का मतलब तो असल यही बनता है ना। देखिए, इस्लाम में एक 1979 में एक ऑर्डिनेंस आया हदूद लॉ के बारे में। उसमें एक कज़फ़ का एक कानून है। कज़फ़ कहते हैं किसी पर तोहमत लगाना, और तोहमत की बहरहाल उसमें सज़ा भी डिफ़ाइन की गई है, और कज़फ़ क्या है और उसकी इस्लामिक पनिशमेंट भी है। अब देखें, कज़फ़ अगर हम यहाँ उस चीज़ को सोचें कि कज़फ़ की क्या अहमियत है। एक इंसान के ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा, उस गलत इल्ज़ाम की वजह से उस जावेद इकबाल समेत बच्चों समेत 101 मार हुई है। कि आपकी मुझे ना बातों से एक चीज़ से ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं लग रही थी। क्योंकि हमारे जो नाज़रीन है वो भी परेशान हो जाएंगे कि आप जिस तरह वकालत कर रहे हैं, शायद आपने भी उसकी वकालत शुरू कर दी है। नहीं, अल्लाह ना करे, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा वकालत जो है मेरे लिए इबादत है। और मेरे में बहरहाल तौर पर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस एक माँ का भी सामना कर पाऊँ कि जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। और आपको पता होगा कि मैं अमूमी तौर पर इस थ्योरी को रिजेक्ट करता हूँ कि जी मारा किसने है, क्योंकि मैं उस तक नहीं पहुँच सकता, लिहाजा मैं किसी और को कर दूँ। बिल्कुल गलत उसकी आइडियोलॉजी है। उसने जो किया गलत किया, अक्लन गलत किया, ये कानून के ख़िलाफ़, अक्लन शर्रन, बिल्कुल अक्ल यानी कि हर चीज़ से उस बंदे ने गलत किया। मैं उन मुहर्रिकात की तरफ बढ़ रहा हूँ और अपनी यूथ को मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ज़्यादती, उसका मतलब नहीं कि आप मुआशरे के साथ ऐसा करें। आप इवन देन मुआशरे को अच्छा काम जो है वो यहाँ मुआशरे को अच्छा मैसेज दें। मैं इसके लिए एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के एक हेड मास्टर हैं, तो नवीद मलिक साहब। मैं मुख्तसर सा वाक़या मैं बयान करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक जगह पे स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने एक जगह पे मैंने जॉब की, तो वहाँ एक जगह जॉब करता था। वहाँ का कोई हेड एक दफ़ा आया, तो वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह लेट हुआ, 1-2 दिन मैं नहीं आया, तो मुझे उन्होंने फायर कर दिया, मुझे उन्होंने जॉब से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा सर देखिए, मैं यतीम हूँ, मैं सहारों का, नो नो नो, यू मस्ट गो नाउ। ओके, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। वो कहते हैं मैं फिर कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बना। एक लड़की आई, उसके हाथ में उस वक्त के दौर की कोई अच्छी सी कोई ब्रांडेड मॉडल था। उसने कहा कि आप प्रिंसिपल हैं, मेरी फ़ीस माफ़ करें। उसने कहा, उन्होंने क्या कहते वो अपना वकील साहब फरमाते, जो प्रिंसिपल थे वो मलिक साहब फरमाते हैं कि मैंने उन खातून को फ़ीस माफ़ की। उन्होंने 3 साल बाद कॉन्वोकेशन डे था, तो वहाँ वो बाकायदा तौर पर वो जो खातून लॉयर थी, यानी जो वकील बन चुकी थी, वो फ़र्स्ट आई और मुझे वालिद से मिलवाया। तो वो वालिद वो ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। और वहाँ वो कहते हैं कि मुझसे वो पूछ रहे हैं कि मैंने आपका चेहरा देखा, वो मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा कि वो बातें जिससे सोच के इंसान को शर्मिंदगी है, क्या फ़ायदा फिर इस बात को दोहराया जाए। और कहते हैं कि जब वो मेरे सामने आई फ़ीस माफ़ करवाने, मैंने तब पहचान भी लिया, और फिर मैंने कहा इसका इंतकाम ये होगा कि मैं इस खातून के साथ नेकी करूँ। अच्छा, चूँकि हम लोगों ने इसके सारी मुहर्रिकात भी जान ली हमारे नाजरीन ने, लेकिन हमारी नाजरीन जो है वो इस वक्त इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा तजस्सुस में है कि हमारी जो कानून की किताबें हैं वो इस हवाले से क्या कहती है कि इस जुर्म की जो सज़ा दी गई थी, क्या वो काफ़ी थी उसके लिए, और कौन सा कानून, कौन से आर्टिकल्स जो हैं जो इसके ऊपर लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी इसमें प्रोविजंस इसमें आई हैं 302 के हवाले से आई हैं, क्योंकि ये 50 क्योंकि तब टेररिज्म का जो था कानून वो तब हमारी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। और टेररिज्म ये गालबन तब तक ये पार्लियामेंट में, यानी कि तब तक ये राइज नहीं था दहशतगर्दी का 780 या 80 जो कानून है वो तब नहीं आया था। लिहाजा इसके ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई वो बिल्कुल सही थी, और उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। इस हवाले से मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ PLJ 2016, डिविजनल बेंच है 2016 का, उसका पेज नंबर 58 है। PLG 2016 CRC लाहौर DB, और गालबन उसका 58 पेज नंबर होगा। और आप डिविजनल बेंच है, इसमें उस वक्त
के जज थे जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, और दूसरे जज थे हमारे पास ऑनरेबल जज सैयद शहबाज अली रिजवी साहब। ये दो उनका बेंच था और एक क्रिमिनल अपील थी। बहरहाल उन्होंने क्रिमिनल अपील को एक्सेप्ट किया और आखिर में एक बहुत प्यारा लिखा जो कि हमारे वो सबक आमोज़ है और जो कि हमारे इस मौजू से रिलेट करता है। वो ये था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया 2009 का। उन्होंने एंड पर एक बात कोटेशन की। उन्होंने कहा कि ये कानून का एक बेहतरीन और गोल्डन प्रिंसिपल है कि 100 गुनहगार जो है उनको छोड़ दिया जाए, ये उस चीज़ से बदतर है। यानी 100 गुनहगार आप छोड़ दें, मगर एक चीज़ बदतर है कि आप बेगुनाह को सज़ा दें। ये तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद असद ज़फ़र नकवी साहब। हम यकीन करते हैं कि आप इनकी बातों से काफ़ी महज़ूज़ हुए होंगे और इनकी बातों से काफ़ी इल्म भी हासिल हुआ होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। शुक्रिया।